फॉर को क्यों हटा दिया जाता है जब रिमूव टू के इस स्ट्रक्चर को हम लोग सॉल्व करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन जो है वो माइंड में अक्सर आते हैं जब हम लोग रिमूव टू के सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। फॉर के बाद जो ये प्रोनाउन रहता है ये अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही क्यों रहता है, और जब इस सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में क्यों बदल दिया जाता है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब हम लोग इस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। जब इस तरह के सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, और इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर का प्रयोग क्यों किया जाता है? इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं जब हम लोग रिमूव टू के सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, रिमूव टू का पार्ट 2 और आज की क्लास में फिर हम लोग कुछ और भी बातों के रीजन्स को समझने की कोशिश करेंगे। केवल स्ट्रक्चर को ही नहीं रटना है, उन बनने वाले स्ट्रक्चर्स के पीछे के रीजन्स को भी समझना है। किस तरह के वर्ड्स का आखिर प्रयोग क्यों किया जाता है, उसमें जो भी चेंजेस किए जाते हैं उनके पीछे के रीजन्स क्या है। स्ट्रक्चर को रट लेने से हमारा ग्रामर कभी स्ट्रांग नहीं होने वाला। तो आज हम लोग जो है वो 4+ नाउन से आगे समझना शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस को सॉल्व करना सीखा था, और आज के क्लास में हम लोग, क्योंकि ये आप लोग का पार्ट 2 है, पार्ट 1 ये आप लोग का पार्ट 1 में इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस को हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था। आज 4+ नाउन या जो भी हो उससे आगे हम लोग समझना शुरू करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जिस सेंटेंस को सॉल्व किया था उसके अंत में 2 + V1 आ रहा था, जिसे हम लोग अपने ग्रामर में इन्फिनेटिव के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन आज के क्लास में 4+ नाउन है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो जनरली जो हम लोग रूल फॉलो करते हैं पहले उससे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर रीजन्स को समझना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल बात वही है जो पहले थी, नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब को लिख दिया जाए, यानी कि हमारा सब्जेक्ट हमारा वर्ब जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही लिख दिया जाएगा। उसके बाद वही पुराना रूल जो कि आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था, सो दैट, नहीं, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। डी के साउंड जो है वो साइलेंट रहती है। जैसे हैंडसम, हैंडसम नहीं, हैंडसम। आगे ध्यान दिया जाए। इसके बाद दैट आता है, पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं पिछले क्लास में सो दैट आखिर क्यों आता है। फिर वही बात सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन, ये भी आप लोगों को बताए थे, आखिर प्रोनाउन क्यों आता है। टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट, अगर प्रेजेंट टेंस हो तो कैन नॉट और पास्ट टेंस हो तो कुड नॉट। बी का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं इसको बिल्कुल अभी आप लोगों को बताएंगे। फॉर को हटा दिया जाता है, क्यों हटा दिया जाता है बिल्कुल इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और नाउन अपने आर्टिकल के साथ, जिस तरह के आर्टिकल की उसे जरूरत हो उस तरह के आर्टिकल के साथ लास्ट में आ जाती है। तो पहले एक सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग रीजन्स पर डिस्कशन शुरू करेंगे। तो पिछले क्लास में जो आप लोगों को इन्फिनिटिव वाला वीडियो बताया गया, दिखाया गया था, उसमें एक बच्चे का कहना था कि सर बहुत जल्दी आपने सारा वीडियो बिल्कुल खत्म कर दिया, जल्दी जल्दी समझा दिया।
तो कोशिश मेरी है कि आराम से आप लोग को समझाए, समझते चलिएगा। रूल के अनुसार सब्जेक्ट ज्यों का त्यों, वर्ब ज्यों का त्यों, टू को हटा दिया गया, सो में बदल दिया गया। जो एडजेक्टिव का वर्ड है वो बिल्कुल डल ज्यों का त्यों आ गया। इसकी हिंदी बता रहे हैं। सो के साथ आप लोगों को बताया गया था कि डेट का प्रयोग किया जाता है, और दैट अपने बाद दैट प्लस सेंटेंस, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा आ गया। जो सेंटेंस में प्रयोग किया गया है उसी को, अगर यहां पर नाउन रहता तो बार बार नाउन का रिपीटेशन नहीं किया जाता है, इसलिए यहां पर प्रोनाउन प्रयोग कर दिया गया। सेंटेंस को अगर हम लोग देखें, ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन के लिए वो आवश्यकता से अधिक डल है। क्षमता को दर्शाया जा रहा है, लेकिन उस क्षमता की कमी को दर्शाया जा रहा है। तो आप लोगों को पता है कि जहां भी हम लोग क्षमता की बात करते हैं तो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में कैन आता है, तो कैन आ गया। लेकिन यहां पर नकारात्मक अर्थ को व्यक्त किया जाता है, इसीलिए कैन के साथ हम लोग नॉट को जोड़ देते हैं। ये बी यहां पर आया, क्यों आया, अभी हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। और ये आर्टिकल के साथ हमारा नाउन ज्यों का त्यों आ गया। सेंटेंस की हिंदी है, ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी बनने के लिए आवश्यकता से अधिक मंद है। जितनी फुर्ती उसमें चाहिए उतनी फुर्ती नहीं है खिलाड़ी बनने के लिए, नहीं। उसी बात को दर्शाया गया है कि ही सो डल, वो इतना डल है कि, इतना कि, पिछले क्लास में भी इसकी हिंदी आप लोगों को बताई गई थी कि सो दैट का मतलब होता है इतना कि। ही सो डल दैट, वो इतना डल है कि ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन, कि वो एक खिलाड़ी नहीं बन सकता। खिलाड़ी के लिए वो आवश्यकता से अधिक डल है, उसी बात को यहां बता दिया गया कि वो इतना डल है कि वो एक खिलाड़ी नहीं बन सकता। ठीक है, यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई। अब मन में उठते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस कि आखिर इस फोर को क्यों हटा दिया गया, नहीं, और इस बी को क्यों लाया गया। तो चलिए इस बात को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप लोग रीजन्स को नहीं भी समझते हैं तो इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जरा रीजन्स को समझ लेते हैं तो स्ट्रक्चर को याद रखने में आसानी होती है। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, अब जरा इन सेंटेंसेस को देखिए। पहले सेंटेंस में जरा ध्यान दिया जाए, ही कैन दिल्ली, इसका मतलब क्या हुआ। कैन का मतलब तो होता है सकना। चलिए यहां तक बात समझ में आती है। ही कैन दिल्ली, वो दिल्ली सकता है, बड़ी अजीब बात हो गई। ही कैन गो दिल्ली, वो दिल्ली जा सकता है। अब इस सेंटेंस से, इन दोनों सेंटेंसेस को देखने से एक बात तो समझ में आती है, जो कि आप लोग जानते भी हैं, जब भी मॉडल ऑक्सिलरी का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो बिना मेन वर्ब के नहीं आ सकती। यानी मॉडल ऑक्सिलरी जब हमारे सेंटेंस में हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसके बाद हमें एक मेन वर्ब चाहिए। बिना मेन वर्ब के ये अपने आप, ये अपना अस्तित्व स्पष्ट नहीं कर सकती। तो जब हम लोग इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, फॉर प्लस नाउन वाले सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग क्षमता को दर्शा रहे हैं, तो क्षमता को दर्शाने के लिए तो आपको कैन तो लाना ही पड़ेगा। जब आप कैन लाते हैं, चूंकि ये नकारात्मकता को देकर दर्शाता है, निगेटिविटी को दर्शाता है, TOO2, तो उसके साथ आपको नॉट भी जोड़ना पड़ेगा। तो नॉट भी हम लोगों ने यहां पर जोड़ दिया, उसकी भी
बिल्कुल कंपलसरी उसकी जरूरत है। अब इस कैन के बाद हमें एक चाहिए मेन वर्ब, नहीं तो हमें क्या करना है, अब जरा इस सेंटेंस के अर्थ को देखना है। तो बात तो की जा रही है यहां पर खिलाड़ी बनने की, कुछ बनने की बात को दर्शाया जा रहा है। तो जब बनने की बात को दर्शाया जा रहा है तो हमारे लिए एक मेन वर्ब बी सबसे उपयुक्त होता है। बी मतलब होता है बनना, कुछ होना। तो कैन नॉट बी ए स्पोर्ट्समैन, वो स्पोर्ट्समैन, वो खिलाड़ी नहीं बन सकता है। तो इसलिए चूंकि कैन हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इसे मेन वर्ब चाहिए और सेंटेंस के अनुसार बिल्कुल सही अर्थ बैठता है यह बी, इसलिए हम लोग यहाँ कैन के बाद मेन वर्ब के रूप में बी को यहां पर ऐड कर देते हैं। बात समझ में आई? बात करें इस फॉर प्रीपोजिशन के प्रयोग की, जो ये प्रीपोजिशन है, चलो तो ये प्रीपोजिशन हमारा, चलिए ढंग से थोड़ा लिख देते हैं। ये प्रीपोजिशन हमारा जब प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में तो ये किसी नाउन के बाद आ जाता है, किसी एडजेक्टिव के बाद आ जाता है, किसी वर्ब के बाद आ जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी के शब्द जो है वो अपने बाद प्रीपोजिशन यूज नहीं लेंगे, यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद कैन के बाद फॉर आएगा नहीं, तो इस फॉर को हम लोग हटा देते हैं। नहीं, मॉडल ऑक्सिलरी के शब्द आप लोग जानते हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में वो काम करेंगे तो वो अपने बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो चूंकि कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी का शब्द है, अपने बाद फॉर लेगा नहीं, तो फॉर को हमें हटाना ही पड़ेगा। ये मॉडल ऑक्सिलरी अपने बाद मेन वर्ब लेगा, ठीक है, इसलिए हम लोग इन सेंटेंसेस से फॉर को हटा देते हैं। एक और सेंटेंस जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। तो रूल के अनुसार हमारा सब्जेक्ट जो है वो ज्यों का त्यों आ गया, वर्ब भी ज्यों का त्यों आ गया। टू को हटाते हैं, इसके बदले में सो का प्रयोग करते हैं। सो दैट एक पेयर के रूप में प्रयोग होता है, तो सो के बाद ये दैट आएगा ही आएगा। इसके बीच हमें जो भी शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है उसको हमने प्रयोग कर देना है। नहीं, अब हमें चाहिए इसके बाद एक सेंटेंस, तो सेंटेंस के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन रहेगा तो प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन है तो इस ज्यों कहते हैं प्रोनाउन को लिख देते हैं। रूल के अनुसार ये क्षमता को दर्शा रहा है। आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, रनर के लिए मैं आवश्यकता से अधिक स्लो हूं। नहीं, क्षमता को दर्शा रहा, भाई उसमें क्षमता ही नहीं है कि वह रनर बन सकता है। तो क्षमता को दर्शाना है तो मॉडल ऑक्सिलरी कैन आ जाता है। जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इन सभी चीजों के बारे में और डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे। चूंकि निगेटिविटी को दर्शाता है TOO2, तो इसलिए हम लोग इसके साथ नॉट को जोड़ देते हैं। इसके बाद तो फॉर आएगा नहीं, चूंकि कुछ बनने के अर्थ में हम लोगों ने इस सेंटेंस को दर्शाया है, तो बनने के लिए हम लोगों ने कैन के बाद मेन वर्ब के रूप में बी को जोड़ दिया, और जो ये हमारा नाउन है वो ज्यों का त्यों यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया। तो इस तरह से सेंटेंसेस जो है चलो हम लोग सॉल्व करते हैं जहां पर फॉर के बाद कोई नाउन आता है। रीजंस मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्यों फॉर को हटा दिया जाता है, क्यों बी को जोड़ दिया जाता है। इन छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान में रखें तो ऐसे स्ट्रक्चर्स अक्सर जो है वो आप लोगों को रटने नहीं पड़ेंगे, आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे। कुछ और भी आगे जो है स्ट्रक्चर्स उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। कुछ और भी सेंटेंसेस है जिसको आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। नहीं, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है जिसमें फॉर प्लस प्रोनाउन है। यहां कुछ बातों को समझते हैं, कुछ रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं, अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो यहां हमें फॉर के बाद प्रोनाउन मिलता है, इससे पहले वाले में नाउन मिला था, और प्रोनाउन के बाद यहां लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव केस।
यानी कि फॉर के बाद जो ये प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। तो जनरल सी बात है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जनरली हमारे ग्रामर का एक रूल है, और क्लास में शुरुआती क्लास में इस बात को हम बताए भी आप लोगों को कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो 3 प्रकार से ऑब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि 3 प्रकार के हमारे जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं, और जिसमें एक प्रकार होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो यहां पर जब ये प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा तो ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में आएगा, क्योंकि फॉर एक हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। और इस प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि मी हो सकता है, नहीं हिम हो सकता है, जो भी हो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप लोग जानते हैं, उसको इसमें ज्यादा टाइम खत्म नहीं करना है। तो इसीलिए फॉर के बाद जब भी प्रोनाउन हमें मिलता है तो वो प्रोनाउन हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलता है। अब इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक की बातें तो आप जानते ही हैं पहले से ही, क्योंकि सारा कुछ जो है वो पहले वाला ही है। तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं, इसको बदलेंगे तो सो जेटिव और उसके बाद दैट। अब यहां पर जो है इसमें एक चेंज आता है। क्या चेंज आता है, ध्यान दीजिएगा। जो ये ऑब्जेक्टिव केस में हमारा प्रोनाउन होता है उसी को सब्जेक्टिव केस में हम लोग बदल देते हैं और दैट के बाद उसको लिख देते हैं। नहीं, यानी कि जो भी यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रहेगा यही हमारा यहाँ दैट के बाद जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट। अच्छा, इसके बाद वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम लोग अपने तरफ से वर्ब ऐड करते हैं। इसके पीछे का क्या क्या रीजन होता है, इसको बिल्कुल हम लोग समझेंगे अभी, आगे ध्यान दिया जाए। और जैसा हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार अंत में जो है एक प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है इसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। केवल स्ट्रक्चर को मत रटिए, कारण को भी समझिए, रीजन्स को भी समझिए, क्या कारण है उनको एक एक करके समझते जाइएगा। स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल आसान बन जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रीजन्स को समझना शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलिए, सेंटेंस है हमारे सामने। सेंटेंस है हमारे सामने, इट इज टू हॉट फॉर मी, ठीक है, समझिए। इट इज टू हॉट फॉर मी। इट कुछ है, पता नहीं क्या है, कुछ है, वो मेरे लिए आवश्यकता से अधिक गर्म है। वो मेरे लिए आवश्यकता से अधिक गर्म है। फिर से समझिएगा, यह मेरे लिए आवश्यकता से अधिक गर्म है। सेंटेंस को फिर से समझिएगा, यह मेरे लिए आवश्यकता से अधिक गर्म है। यानी कि इस सेंटेंस में वास्तविक सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस में वास्तविक बोलने वाला, काम करने वाला कौन है, तो ये मी साहब है। इट इज टू हॉट फॉर मी, यह मेरे लिए आवश्यकता से अधिक गर्म है। कौन बोल रहा है, मी बोल रहा है। इस सेंटेंस में वास्तविक सब्जेक्ट, वास्तविक काम करने वाला, वास्तविक बोलने वाला वो कौन है, तो ये मी है। इस बात को आप लोग समझे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो इट को जो कहते हैं लिख दिया गया,
इसको ज्यों का त्यों लिख दिया गया। इस टू को तो हटाना है, उसको बदल दिया गया सो में। सो दैट अपने पेयर के रूप में प्रयोग होता है और इन दोनों के बीच एडजेक्टिव का शब्द आ गया। दैट अपने बाद सेंटेंस लेता है तो उसे तो सब्जेक्ट चाहिए, नहीं उसे तो सब्जेक्ट चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, इसे सब्जेक्ट चाहिए। तो अभी जो दैट है, इस दैट के बाद तो हमें चाहिए एक सेंटेंस, और उस सेंटेंस में सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। ये आप लोग भी जानते हैं। चलिए तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने मेन सेंटेंस पर। तो इस पूरे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला जिसके ऊपर ये सेंटेंस आधारित है, मेन पार्ट आखिर है ये कौन? तो मेन पार्ट है हमारा मी। ठीक है, और चूंकि मेन पार्ट ये मी है तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग इस मी को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट बनाकर इसे सब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे। तो हम लोग जानते हैं मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है, इसलिए इसे हम लोग यहां पर आई बना करके लिख दिए, इसलिए यहां पर इसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। उसके बाद अब भाई मेरे लिए आवश्यकता से अधिक ये गर्म है, ठीक है, आवश्यकता से अधिक गर्म है, बहुत अच्छी बात है। तो आवश्यकता से वो ज्यादा गर्म है तो दैट मीन्स कि कुछ काम ऐसा है जो आप कर नहीं सकते हैं। क्षमता की बात की जा रही है, इसलिए कैन का प्रयोग कर दिया गया। निगेटिविटी दर्शाने के लिए टू का प्रयोग किया गया, इसलिए नॉट का प्रयोग कर दिया गया। अब यहां पर ध्यान दिया जाए, जब वो आवश्यकता से अधिक गर्म है, जब वो आवश्यकता से अधिक गर्म है तो कुछ ऐसा काम है जिसको शायद आप नहीं कर सकते। तो आखिर वो कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं? कोई भी वस्तु, कुछ भी हो जो आवश्यकता से अधिक गर्म है। तो यहां पर थोड़ा बच्चों लोग में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये तीन वर्ब ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से प्रयोग हो जाते हैं। बेयर बर्दाश्त करना, एक्सप्रेस व्यक्त करना, कैच पकड़ना। तो ये तीन ऐसे वर्ब है जो किसी ना किसी तरह से फिट हो ही जाते हैं। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर ये कैन जो है ये है मॉडल ऑक्सिलरी, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये है मॉडल ऑक्सिलरी, और इस मॉडल ऑक्सिलरी को चाहिए एक मेन वर्ब। ठीक है, अब इस मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमें यूज करना है एक मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब इस तरह का होना चाहिए जो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो जब आप काम क्या नहीं कर सकते हैं, आपको तीन शब्द बताया गया, बियर, एक्सप्रेस और कैच। तो कोई वस्तु है जो आवश्यकता से अधिक गर्म है, उसको आप क्या नहीं कर सकते हैं? तो भाई आवश्यकता से अधिक गर्म है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप कैच नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऐसा वर्ब आपको यहां पर ऐड करना है, लिखना है, जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट यहां है ना, नहीं कर सकते हैं आप। तो कोई एक ऐसा वर्ब आपको अपने तरफ से चुनना है जो आप नहीं कर सकते हैं, जो मेन वर्ब के रूप में यहां पर प्रयोग होगा। जरूरी नहीं कि यहां बियर लिखा हुआ है तो हमेशा बियर ही होगा। ठीक है, अच्छा। अब इस स्थिति में जो आप यहां पर वर्ब चुनेंगे वो वर्ब ट्रांजिटिव ही आएगा, सकर्मक क्रिया ही आएगा। अब इस सकर्मक क्रिया को चाहिए एक ऑब्जेक्ट, हम लोग जानते हैं सकर्मक क्रिया अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। चलिए तो ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो यहां ऑब्जेक्ट अब कौन सा आएगा? तो यहां पर वो ऑब्जेक्ट आएगा जिसको हम लोगों ने यहां पर शुरू में सब्जेक्ट बना करके लिखा हुआ है, उसी को यहां पर ऑब्जेक्ट बना करके लिख दिया जाएगा। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को जो है वो आप समझ करके अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि ये सारे रीजंस हैं। अब आपको लास्ट में हम केवल इतना रटा दे कि लास्ट में जो है इसको आप यहां से ऑब्जेक्ट बना करके यहां ला के लिख दीजिए,
नहीं, तो ये आपके साथ एक तरह से धोखा होगा। क्यों उसको हम लिखेंगे, तो याद रखिएगा ये यहाँ इस स्थिति में जब भी हम कोई वर्ब यूज करते हैं तो वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, इसलिए हमें यहाँ एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे की कुछ और बातों को हम लोग जरा देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, द नाइट इज टू कोल्ड फॉर मी, रात मेरे लिए आवश्यकता से अधिक ठंडी है। ठीक है, तो नियम के अनुसार हमारा सब्जेक्ट आ गया, ज्यों का त्यों, वर्ब आ गया ज्यों का त्यों। रूल कहता है कि भाई टू को हटा करके सो का प्रयोग करें, और सो कहता है कि पेयर के रूप में मेरे को अपने साथ दैट चाहिए, और इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव लिख दिया जाए। उसके बाद अब जरा गौर किया जाए, यहाँ दैट क्या कहता है कि मेरे को एक सेंटेंस चाहिए, और सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट तो इसको चाहिए ही चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन सा, चूंकि मी, क्यों मी यहाँ सब्जेक्ट बन गया, तो जरा गौर किया जाए, इस सेंटेंस का मेन पार्ट कहने वाला भाग सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट कौन हुआ, तो मेन सब्जेक्ट तो ये मी ही नहीं हुआ, क्योंकि ये मी तो बोल रहा है कि जो रात है वो आवश्यकता से अधिक मेरे लिए ठंडी है, दूसरों के बारे में मुझे पता नहीं है, मेरे लिए आवश्यकता से अधिक ये रात जो है वो ठंडी है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चूंकि क्षमता की बात कही जा रही है तो कैन आ गया, नकारात्मकता को दर्शाया जा रहा है। TOO आवश्यकता से अधिक नकारात्मकता को दर्शा रहा है, इसलिए नॉट जोड़ दिया गया। अब ये रात मेरे लिए आवश्यकता से अधिक ठंडी है, तो आप ठंडी है आपके लिए, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो भाई बियर नहीं कर सकते हैं, रात एक्सप्रेस व्यक्त नहीं कर सकते, आपको जो सही लगे वो लिख दे। और चूंकि ये ट्रांजिटिव के रूप में काम करता है तो इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हम कौन सा यूज करेंगे, तो ये जो नाइट है इसी को हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। क्योंकि किसी व्यक्ति वगैरह को नहीं दर्शा रहा है, इसलिए हमने इट का प्रयोग कर दिया। जरूरी नहीं है कि यही आए, आपको कोई दूसरा सुटेबल शब्द मिले तो आप उसका प्रयोग भी जो है अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए वो आवश्यकता से अधिक मजबूत है। जरा गौर किया जाए, इसमें से हम लोग टू को हटाएंगे, वही सो का प्रयोग करेंगे, सो अपने साथ दैट लेगा, बीच में एडजेक्टिव आएगा। दैट के बाद चाहिए एक सेंटेंस, तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मेन पार्ट तो ये आई ही है, क्योंकि ये मी ही जो है वो बोल रहा है कि भाई वो मेरे लिए आवश्यकता से अधिक क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ ही नहीं कुछ बोल रहा है, मी बोल रहा है कि वो मेरे लिए आवश्यकता से अधिक स्ट्रॉन्ग है, तो इसी को हम लोग सब्जेक्ट बना दिए। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया आई। चलिए बहुत बढ़िया। क्षमता को दर्शाया जा रहा है तो कैन आ गया, नकारात्मकता को दर्शाया जा रहा है इसलिए नॉट आ गया। अब देखिए यहाँ पर भाई वो मेरे लिए आवश्यकता से अधिक मजबूत है, मेरे से वो बहुत ज्यादा मजबूत है, तो क्या नहीं कर सकते हैं, तो भाई उसका हम सामना नहीं कर सकते हैं। नहीं, फेस, सामना करना, आई कैन नॉट फेस, मैं सामना नहीं कर सकता। भाई किसका सामना नहीं कर सकते हैं, तो उसी का सामना, ही का सामना नहीं कर सकते हैं, तो उसी को ऑब्जेक्ट बना करके लास्ट में जो लिख दिया गया, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस जो है वो काम करती हैं। इनको अच्छी तरह से आप समझिए, समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो और भी कुछ सेंटेंसेस है, वीडियो पॉज करके आप सेंटेंसेस को सॉल्व कर ले और उसके बाद अपना आंसर आप मिला लीजिएगा। पहले अपने से सॉल्व कीजिएगा, खुद सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद सॉल्व करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम को खुद समझते हैं कि कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। डायरेक्ट आंसर देखना ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो पहले खुद सॉल्व करें, दूसरा कोई बुक मिले प्रैक्टिस सेट के लिए तो उससे भी सॉल्व करें, और सॉल्व करके तब आंसर देखें ना, खुद को धोखा ना दे। रटे हुए सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर सेंटेंस को सॉल्व करना काफी आसान है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसके अनुसार हम लिख देते हैं। लेकिन जब रीजन के साथ आप स्ट्रक्चर को समझते हैं तो उसे हमेशा याद आप रख लेते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चंस में कुछ भी चेंज करके देता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए सेंटेंसेस को रटे नहीं ना, और रीजन को समझे। अब ये एक सामने आपके स्ट्रक्चर है, नहीं इस स्ट्रक्चर में क्या है, तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं तो
टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब तक ही ये सेंटेंस खत्म हो जाता है। सबसे पहले वाले सेंटेंस में टू प्लस V1 आया, फिर फॉर प्लस नाउन आया, फिर फॉर प्लस प्रोनाउन आया। इस तरह से हम लोगों ने 3 तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व किया, लेकिन यहां पर ये कुछ भी नहीं है, सेंटेंस यही खत्म हो गया। इस तरह के सेंटेंसेस में अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व करने में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। नहीं, इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इट इज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि क्यों कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। फिर हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि इस तरह के सेंटेंसेस में ये कैन नॉट, कुड नॉट हट गया, इट इज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर आखिर क्यों आ गया। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, तो इन सभी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग टाइम देखें तो मोर देन ये 30 मिनट्स हो चुका है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझा जाएगा। तब तक ये जो 2 बातें आप लोगों को बताई गई हैं इनको अच्छी तरह समझे। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो फोन नंबर आप लोग के पास है, कॉल कर ले। अच्छी तरह चीजों को समझिए, रटिए मत। स्ट्रक्चर को तो खास करके हमेशा रट के मत याद कीजिए, उसके पीछे के वजह को समझ लीजिएगा, स्ट्रक्चर खुद याद हो जाएगा और आगे जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप बात करेंगे, जब कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे, तो ये रटे रटाया स्ट्रक्चर्स जो है वो माइंड में हमेशा हमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं। चीजें जो समझी हुई रहती हैं अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार उनको आप जरूरत पड़ने पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन रटी हुई बातों को आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन चीजों को आप समझते नहीं हैं, उनको आप रखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक इन सभी चीजों का प्रैक्टिस आप करें। ठीक है।